Good morning all and welcome back to a lecture for law for CA Inter। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर हम बेलमेंट का टॉपिक पढ़ रहे हैं। टुडे आई होप टू कवर द होल ऑफ द पार्ट ऑफ बेलमेंट। लास्ट पार्ट को कवर करते हैं। लास्ट लेक्चर में आप कौन कौन से सेक्शंस कवर कर चुके हैं? 166, 67, 170 एंड 171। 66 ने किस बारे में बात की थी सर? 66 ने बात की थी कि अगर बेलमेंट के दौरान बेली को दिक्कत आ रही है, ये दोनों सेक्शन इसी बारे में थे, तो ऑनर को जो दिक्कत आती है कि बेली ने बेलर को गुड्स वापस कर दी, तो सर यहां पर ट्रू ऑनर बेली को स्यू नहीं कर सकता अगर उसने गुड फेथ में बेलर को गुड्स रिटर्न कर दी हैं। ये 166 ने बोला। फिर 167 ने हमें बताया अगर बेली को दिक्कत लगती है तो वो सूट फाइल कर सकता है कोर्ट में टाइटल डिसाइड करने के लिए अंडर सेक्शन 167। तो ये दोनों सेक्शन ना टाइटल के झगड़े से जुड़े हुए हैं, जिसके लिए हमने एक बेसिक पॉइंट भी पढ़ा था कि बेली की ये ड्यूटी भी है। किस बात की ड्यूटी है? नॉट टू सेटअप एन एडवर्स टाइटल। 166 में अगर वो गुड्स वापस कर देता है, ऑनर, ट्रू ऑनर वर्ड यूज नहीं किया, ऑनर मतलब इसका मतलब श्योर है, बेलर इज नॉट द ऑनर, तो सर जी यहां उसे स्यू नहीं किया जा सकता। एंड सेकेंडली वो कोर्ट में अप्लाई कर सकता है किस चीज के लिए सर? वो कोर्ट में अप्लाई कर सकता है सही ऑनर की पहचान करने के लिए। ठीक है सर। अब बात करते हैं सेक्शन 170 और 171। क्या क्या किया? 70 में तुम लोगों ने किया बच्चे पर्टिकुलर लियन। वेलकम ऑल लेट कमर्स। 171 में हम चले जनरल लियन की तरफ। सेक्शन कौन कौन से पेंडिंग हैं बच्चों को याद नहीं है मोस्टली को, मैं फिर भी बताना चाहूंगा। इट वॉज 168 एंड 169 हमारी श्रृंखला में से ये दोनों सेक्शन हमारे पेंडिंग है, बाकी के हम कवर कर चुके हैं। पर्टिकुलर लियन में खास बात, प्लेज जैसा बिल्कुल भी मत समझना। पहले मैंने आप लोगों को प्लेज और लियन का डिफरेंस मार्क करवाया। प्लेज में हम पहले गुड्स गिरवी रखते हैं, फिर प्रॉमिस को परफॉर्म करने की बात करते हैं, लेकिन लियन में प्रॉमिस की परफॉर्मेंस की बात होती है, गुड्स कभी हम गिरवी नहीं रखते। लेकिन अंडर सेक्शन 170 गुड्स को गिरवी रखने का अधिकार मिल जाता है। किन गुड्स को? जिन गुड्स पर तुम लोगों ने काम किया है, और अगर काम में देरी की तो आपका ये लियन लॉस्ट हो जाएगा। इसके अलावा आप स्यू नहीं कर सकते जब तक लियन मार्क कर रखा है। यानी कि अगर लियन वेव कर दिया तो आप अपने चार्जेस के लिए स्यू कर सकते हैं। लियन के लिए आप डिमांड भी क्या करेंगे? लियन करते हुए सर हम सिर्फ लॉफुल चार्जेस डिमांड कर सकते हैं जो मैंने गुड्स पर काम किया। ये था हमारा पर्टिकुलर लियन। जनरली इसमें राइट टू सेल नहीं होता है। उसके बाद हम आए सर जनरल लियन का हमने एक शॉर्टकट किया था, बताना जरा कमेंट करके बेटा। जनरल लियन में क्या था सर? जनरल लियन में बोला आपने गुड्स पर काम किया है, चाहे आपने गुड्स पर काम नहीं किया, सर हर केस में लियन अवेलेबल रहेगा। यानी आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, उसके अंडर सामने वाले को गुड्स दी, फिर आपने दूसरा कॉन्ट्रैक्ट किया जिसमें कोई गुड्स नहीं दी, अगर सामने वाले के पास जनरल लियन है तो वो पहले कॉन्ट्रैक्ट वाली गुड्स पर लियन मार्क कर सकता है, इवन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सेकंड कॉन्ट्रैक्ट। इसमें हमने बैंक की एग्जांपल की थी, बिल्कुल सही है जी। बी एफ पॉ, बैंक फैक्टर, ये ना शॉर्टकट ही याद रह जाए। पता लगा अंदर कुछ याद ही नहीं है। बी बैंकर, क्योंकि बी एफ से तुम्हारे बहुत सारे मतलब निकल जाते हैं, तो बी एफ बैंकर एंड फैक्टर, पी ए डब्ल्यू
सर पॉलिसी ब्रोकर, अटॉर्नीज ऑफ हाई कोर्ट एंड देन वॉ फिंगर्स, they will have a right to general lien even without a contract. लेकिन इन दोनों में खास बात पता क्या थी? अगर किसी के पास पर्टिकुलर लियन का अधिकार है या अगर किसी के पास जनरल लियन का अधिकार है, कॉन्ट्रैक्ट करके इस अधिकार को वेव किया जा सकता है। और खास बात, अगर किसी के पास पर्टिकुलर लियन है वो कॉन्ट्रैक्ट करके उसको जनरल लियन में कन्वर्ट कर सकता है। अगर किसी के पास जनरल है वो कॉन्ट्रैक्ट करके इसको पर्टिकुलर में कन्वर्ट कर सकता है। तो सर जी जवाब सभी का सही, बी एफ पॉ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू टुडेज पार्ट, डिस्टिंक्शन बिटवीन ग्रेचुटस एंड नॉन ग्रेचुटस बेलमेंट। पेपर में ऐसे प्रश्न पूछे जाने के चांसेस बहुत बहुत निग्लिजिबल रहते हैं, फिर भी हम अपनी तरफ से सब कुछ कवर करने की कोशिश करते हैं। चलिए, ग्रेचुटस कौन सी थी? बिना कंसिडरेशन के। नॉन ग्रेचुटस कंसिडरेशन वाली। क्या मतलब है सर? विदाउट कंसिडरेशन और कंसिडरेशन पासेस। एग्जाम्पल, लेंड्स, उधार दिया, हायर्स। ये वर्ड्स का ध्यान रखना एग्जाम में, जब लेंड वर्ड आएगा जनरली इट रेफर टू विदाउट कंसिडरेशन जनरली। बाकी आपको पूरा कोट या पूरी वर्डिंग्स को पढ़ के पता लगेगा। अगर हम बात करते हैं हायर्ड, ये जनरली रेफर करेगा किसको? कंसिडरेशन को। तो आप देखेंगे जो बेयर एक्ट में ये वर्ड्स यूज किए गए हैं, लेंड वर्ड जनरली विदाउट कंसिडरेशन और हायर्ड वर्ड जनरली फॉर कंसिडरेशन। उसके बाद यहां कंसिडरेशन एब्सेंट है, यहां प्रेजेंट है, मीनिंग के जैसा ये सेम पॉइंट आ गया। उसके बाद सर जी, लायबिलिटी ऑफ बेलर फॉर अननोन डिफेक्ट। अगर आपको डिफेक्ट पता नहीं, ग्रेचुटस में आपकी लायबिलिटी नहीं है। अगर आपको डिफेक्ट नहीं पता है तब भी नॉन ग्रेचुटस में आप लायबल हो। खर्चों की जिम्मेवारी, ग्रेचुटस में सभी खर्चे पे करने पड़ेंगे, ऑर्डिनरी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी, ऑल। नॉन ग्रेचुटस में ओनली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। प्रीमेच्योर टर्मिनेशन यहां हो सकती है, यस टर्मिनेशन पॉसिबल है। नॉन ग्रेचुटस में प्रीमेच्योर टर्मिनेशन पॉसिबल नहीं है। कर चुके हैं, सेक्शन बता दीजिएगा प्रीमेच्योर टर्मिनेशन का, मुझे याद नहीं आ रहा है। अब सारे सेक्शंस कर लिए। अगर किसी बच्चे को ध्यान हो, 150 से लेकर 160 तक भी चले, 61 तक भी चले, वो ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स विदाउट डिमांड। अगर कोई दिक्कत आई तो सर जी बेली लायबल है। 60-61 का जोड़ा कुछ ऐसी बातें करता था। फिर 63 में क्रिएशन टू गुड्स आया। 62 गुमनाम सेक्शन है, ये रहा छोटू सा, बिल्कुल सही जी, सेक्शन 159। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ये सेक्शंस को याद रख पा रहे हैं, पेपर तक अपनी इस आदत को चलाइएगा। आपको इंटर छोड़िए, आपको फाइनल में भी दिक्कत नहीं होगी। और कंटेंट याद करना आसान रहता है जब तुम सेक्शंस में बात करते हो। अरे उसमें क्या था यार, वो सेक्शन 40 बोल तो रहा था कुछ, तो दिक्कत आई तो सीधा मैं सेक्शन 40 को रेफर करूंगा। धीरे धीरे आप बेयर एक्ट पढ़ना भी सीख जाएंगे। इट्स जस्ट द स्टार्टिंग। होप तुम्हारा फाउंडेशन का बेस ठीक बना हुआ है। चलिए, इफेक्ट ऑफ डेथ ऑफ बेलर। जैसा आप लोगों ने पढ़ा था ना, वो बेलमेंट टर्मिनेट की जा सकती है 159 में, 2 सेक्शन छोड़ के फिर से बोला। कह रहा है डेथ पर बेलमेंट ऑटोमेटिकली खत्म। कौन सी? ग्रेचुटस वाली। कौन से वाली? ग्रेचुटस वाली। तुमने मिस्टर एक्स से, तुम्हारे नोन में थे, उनसे गाड़ी उधार ली, उनको बोला हम 10 दिन यूज करके गाड़ी वापस कर देंगे। सर 10 दिन से पहले ही उनकी डेथ हो गई, तो हमें वो गाड़ी साथ के साथ वापस करनी पड़ेगी, बेलमेंट खत्म हो चुकी है। लेकिन अगर यही मैं बात करूं नॉन ग्रेचुटस की, तुमने कार सर्विस वालों से गाड़ी किराए पर ली थी और उनकी डेथ होगी, सर हम अपनी कार पूरी यूज करके फिर वापस देंगे जो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है। तो डेथ के केस में टर्मिनेट हो जाएगी ग्रेचुटस बेलमेंट, लेकिन यहां टर्मिनेट नहीं होगी। किस केस में? नॉन ग्रेचुटस में। बढ़िया। अब डिफरेंस बिटवीन पर्टिकुलर लियन एंड जनरल लियन, ये शायद पूछा जा सकता है। तो मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, जैसे ये पूछे जाने वाला पार्ट नहीं है,
इसमें सिर्फ एक 162 डेथ का पार्ट इंपॉर्टेंट रहा, ये भी किसके लिए, एमसीक्यू के लिए, मार्क कर लीजिएगा, अदरवाइज इससे क्वेश्चन बनेगा कोई चांस नहीं है। अब आते हैं सर, ये अगर सिंपल सा ही है तो जब आप पढ़ते हैं तो इसको हम रीड ओनली मार्क कर लेते हैं। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, जब आप पढ़ेंगे ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पहली रीडिंग आप लोगों को कहां से देनी है, हमारे नोट्स में से, रिवाइज कर रहे हैं नोट्स में से, लेकिन आपकी फाइनल प्रिपरेशन कहां से जाएगी, समरी में से। जो बच्चे स्कोर करना चाहते हैं 70+ 80+ लॉ में से, हर सेक्शन पर पकड़ मजबूत होनी चाहिए। वहां हर सेक्शन पर पकड़ मजबूत करने के लिए, देखिए कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शंस आपको साथ साथ याद हो रहे हैं मोस्टली, तो हर सेक्शन पर पकड़ मजबूत करने के लिए समरी विल बी रियली हेल्पफुल विद सेक्शन विद डिटेल। तो आप नोट्स में भी साथ साथ मार्क करते रहेंगे, इससे कहीं ना कहीं दिमाग में इमेज बनती रहती है कि मैंने क्या कर रखा है क्या नहीं कर रखा। समय आने पर ये सारी चीजें तुम कहां से देखोगे, समरी में से। समरी सर कब मिलेगी, जल्दी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म होता है आपको समरी भी पोस्ट कर दी जाएगी। अब आइए किसकी, कॉन्ट्रैक्ट की, अभी कॉन्ट्रैक्ट की, जो जो खत्म होता जाएगा उसकी समरी मिलती जाएगी, ठीक। तो पहले आप नोट्स में से ही रिवाइज कीजिएगा। अच्छा, मैं पूछना चाहूंगा, मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था छोटा सा, इंडेमनिटी एंड गारंटी के बारे में मैंने बोला था, आप उसके सेक्शंस को रिवाइज कर लीजिएगा। क्या आप लोगों ने इंडेमनिटी और गारंटी के सेक्शंस को रिवाइज कर लिया है, यस और नो में जवाब दीजिए, ताकि मैं एक ही बार में इंडेमनिटी, गारंटी और यहां बेलमेंट और प्लेज के सेक्शंस को रिवाइज करवा सकूं। अगर आपने रिवाइज कर लिया है, यस में कमेंट कीजिएगा। और कौन कौन चाहता है शैल वी रिवाइज सारे सेक्शंस एक बार, क्या हमें रिवाइज कर लेनी चाहिए या एक ही बार पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? मेरी प्रेफरेंस रहेगी एक ही बार पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो चलिए पर्टिकुलर लियन और जनरल लियन करते हैं। बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन कर लिया है सर जी, बढ़िया। तो जैसे देखो आप लोग इंडेमनिटी और गारंटी को कवर कर चुके हो, बेलमेंट प्लेज हो जाएगा, फिर आपका एजेंसी का पार्ट कवर होगा। जब सारा कवर हो जाएगा, ये जो हमारे 115-16 सेक्शंस हैं, इनको हम एक ही बार में सिंगल लेक्चर में रिवाइज करेंगे, वो मजा रहेगा। ठीक है जी, कर देना। मैं चाहता हूं एक ही बार में सिंगल सेक्शन। चलिए, ये आपको फर्क लगेगा, फाउंडेशन में हमने सेक्शंस को इतना इंपॉर्टेंट नहीं माना था, यहां पर हम उनको इंपॉर्टेंट भी मान रहे हैं, कवर भी करेंगे, चाहे इसके बारे में कुछ साफ साफ नहीं लिखा है। ऐसा करने से सब्जेक्ट पर भी पकड़ बनी रहेगी, चीजों पर भी। चलिए, बेल इज पर्टिकुलर लियन और जनरल लियन। पर्टिकुलर लियन का मीनिंग पता है, यस, एंटाइटल्ड टू टेन ओनली दोज गुड ऑन विच ही हैज वर्कड until his charges are paid। एनी प्रॉपर्टी जो लॉफुली अपने पोजीशन में ली है, विच इज इन द लॉफुल पोजीशन ऑफ बेलन। लॉफुल वर्ड ऐड कर लीजिएगा। एग्जांपल, डायमंड दिया कटिंग पॉलिशिंग के लिए, पर्टिकुलर लियन। ज्वेलरी बैंक वाली एग्जांपल आप कर चुके हैं, यस सर, बैंक को ज्वेलरी दी एक लोन की सिक्योरिटी के लिए, शेयर्स दिए दूसरे लोन की सिक्योरिटी के लिए। बैंक कैन रिटेन बोथ, बैंक दोनों को रिटेन कर सकता है। नेक्स्ट, ड्यूज फॉर विच राइट इज एक्सरसाइज्ड। जितना काम किया गया वो वाले, यहां ऐसा कुछ भी नहीं है। जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट, मैंने भाई टोटल 2 लाख देने हैं, मैंने काम गुड्स पर किया नहीं किया मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां मैंने 2 लाख लेने हैं, जिसमें से मैंने काम 10,000 का किया, तो मैं 10,000 के लिए गुड्स को रिटेन कर सकता हूं अंडर पर्टिकुलर लियन। जनरल लियन में डजंट मैटर जितना काम हुआ है, कम हुआ है, ज्यादा हुआ है। अवेलेबिलिटी, दिस राइट इज ओनली अवेलेबल अगेंस्ट पर्टिकुलर गुड्स, ये किसी भी गुड्स। पर्सन हैविंग सच राइट, इसमें पर्सन कौन कौन से आपको मिलेंगे? नॉर्मली बेली, वो तो आपने पढ़ ही लिया, लेकिन अगर आप अदर एक्ट्स में आएंगे या अदर टॉपिक्स में आएंगे तो आपको कौन कौन मिलेगा? फाइंडर ऑफ गुड्स। फाइंडर ऑफ गुड्स, जिसने गुड्स ढूंढी वो उन्हीं गुड्स पर लियन मार्क कर सकता है। नेक्स्ट,
प्लेजी, प्लेजी का भी लियन होता है, यस। अनपेड सेलर, अनपेड सेलर सेल ऑफ गुड्स एक्ट में जो आपने पढ़ा, पार्टनर भी पर्टिकुलर लियन मार्क कर सकता है। पार्टनर ने कोई काम किया गुड्स पर लेकिन फर्म उसको पेमेंट नहीं दे रही तो पार्टनर भी गुड्स पर लियन मार्क कर सकता है। नेक्स्ट, एजेंट, एजेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। और कौन आ सकता है? ऑडिटर, दे आर ऑल एंटाइटल्ड टू पर्टिकुलर लियन, यहां सिर्फ बी है फॉर। नेक्स्ट आइए, राइट टू रीसेल, ये कुछ खास बन जाता है, किस लिए सर? जनरल लियन में कभी ऐसा राइट अवेलेबल नहीं होता, लेकिन पर्टिकुलर में सर जी कुछ पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में ये राइट अवेलेबल हो जाएगा। कौन से सर्कमस्टांसेस ये हम पढ़ेंगे, इसमें आप एग्जांपल डाल लेना। फाइंडर ऑफ गुड्स, फाइंडर ऑफ गुड्स में कुछ पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में वो गुड्स को सेल कर सकता है। ऑटोमेटिक, अ जनरल लियन इज नॉट ऑटोमेटिक, ठीक कीजिए। पर्टिकुलर लियन, इसको मार्क कर लीजिएगा, ये हम एक बार चेक करके इसकी वर्डिंग को फिर रीड करेंगे, ठीक। ये आप कवर कर चुके हैं। अब आगे आइए, टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट। बेलमेंट कब कब टर्मिनेट होती है मैं बता चुका हूं, फिर भी एक बार फटाफट से, ये सेक्शंस का क्रक्स है तो इसको भी बस एक बार रीड ओनली मार्क कर लीजिए, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। फटाफट, टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट। सर बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट, टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट का मतलब क्या है? बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म होएगा? बेलर और बेली का जो रिश्ता है कब एक्सपायर हो जाएगा, दोनों अपनी राइट्स और लायबिलिटी से आजाद हो जाएंगे। सबसे पहले एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड, जितने समय के लिए बेलमेंट थी सर 6 महीने के लिए थी, 6 महीने खत्म, बेलमेंट खत्म। या फिर पर्पस खत्म, तुमने गोल्ड स्मिथ को गोल्ड बिस्किट दिए कि वो आपको ज्वेलरी बनाकर वापस कर दे, उसने ज्वेलरी बना दी, वापस कर दी, पर्पस खत्म, बेलमेंट खत्म। नेक्स्ट 153, अगर बेली ने गुड्स का इनकंसिस्टेंट यूज किया, इनकंसिस्टेंट मतलब इनकंसिस्टेंट विद द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ बेलमेंट। 159 सर प्रीमेच्योर टर्मिनेशन, अगर बेलर ने नोटिस दे दिया अंडर द ग्रेचुटस बेलमेंट कि भाई साहब मेरी गुड्स वापस कर दो, तो भी बेलमेंट खत्म, लेकिन यहां पे मैंने मार्क कर रखा है सब्जेक्ट टू इंडेमनिफिकेशन। नेक्स्ट, डेथ के केस में भी, चाहे डेथ किसकी, चाहे बेलर की चाहे बेली की, दोनों में से किसी की भी डेथ हुई, बेलमेंट एक्सपायर्स। डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, ये अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, अगर कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया, गाड़ी 6 महीने के लिए किराए पर ली, 1 महीने बाद अंडर फायर डिस्ट्रॉय हो गई, तो बेलमेंट 1 महीने के बाद खत्म, बस। नेक्स्ट आइए, ये सेक्शन है हमारा फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। कौन कौन से सेक्शन कवर करेगा फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स? ये देखिए 71, 2 और सुने थे तुम लोगों ने 68 और 69, इन दोनों को कंप्लीट करते ही 148 से आप स्टार्ट हुए थे 171 तक, और 180 और 181 आराम से कवर हो जाएंगे। मैं एक और चीज देखता हूं तुम लोगों में, सर रिजल्ट अभी आया नहीं है तो बस जो चल रहा है मजे से चल रहा है, नहीं, एक छोटी सी कोट है, ध्यान में रखना, विनर्स स्टार्ट अर्ली। जो तुम यहाँ आराम से अपनी नॉलेज एक्वायर कर रहे हो, अपना समय यहाँ पर लगा रहे हो फ्री बैठने की जगह, वो तुम्हें बाकियों से श्योरली एज देगा ही देगा। तो अभी भी आप अपनी पढ़ाई को सीरियसली लीजिएगा,
लूजली मतलब ऐसे कि हाँ चल जो चल रहा है चलने दे ना, मान के चलिए आपके एग्जाम ड्यू है, पेपर क्लियर है। ये नॉलेज, ये मैथडोलॉजीज जो आप इस दौरान एक्वायर कर रहे हैं, ये आपको कहीं ना कहीं बाकी चीज़ों में भी हेल्प करेगी। सो गो विद दैट, शिद्दत से अपनी पढ़ाई करते रहिए। सोचने की, दिमाग में सेकंड थॉट लाने की ज़रूरत नहीं है कि हम पहले कर रहे हैं बाद में क्यों ना करें एंड ऑल। जितना पहले कर रहे हो उतना बेटर है। चलिए अब आते हैं फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। अब मैं अगर पूछूंगा फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स कौन होता है, सर जिसको गुड्स मिल गई, लिखते हुए ये ध्यान नहीं रहता है। फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड मतलब अ पर्सन हु फाइंड्स, स्टील्स नहीं। एक बंदा जिसको क्या मिली, फाइंड्स गुड्स। कौन सी गुड्स, जो किसी की गुम हुई थी। किसकी, किसी और की, अपनी नहीं, बिलोंगिंग टू अनदर। आपको अगर किसी और की गुम हुई पड़ी गुड्स मिली, उसको हम बोलते हैं, आप क्या बन गए, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। जब ये फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स की बात आती है, क्या क्या अप्लाई हो जाता है, सेक्शन 71। सेक्शन 71 किस बारे में बात करता है, ये कहता है अगर आपको किसी की गुम हुई पड़ी गुड्स मिली, यू विल हैव सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज बिल। तो मान लीजिए मिस्टर एक्स की डायमंड रिंग गुम हो गई, ये हमारे S1 को मिल गई। जो S1 को ये रिंग मिली, ये सर क्या बन गया, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। अब ये जो इसके पास डायमंड रिंग है, लॉ कह रहा है डायमंड रिंग जब यहां से यहां आई, प्रैक्टिकली इसको बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट मान के चलो। जैसे मिस्टर एक्स ने ये गुड्स आपको सेफ कस्टडी के लिए दी, तो जो जो राइट्स और ड्यूटीज बेलमेंट में होती हैं बेली की, वही राइट्स और ड्यूटीज यहां तुम्हारी बन जाएंगी एज फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। तो अगर सेक्शन की मैं वर्डिंग्स पढ़ूं, सिंपल, बहुत बढ़िया। अ पर्सन हु फाइंड्स द गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर, एक बंदा जिसने किसी दूसरे के गुड्स को ढूंढा एंड टेक्स देम इनटू कस्टडी, अपने पास कस्टडी में भी ले लिया, इज सब्जेक्ट टू सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज बेली। उसकी सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी जैसी बेली की होती है। आपने ये सेक्शन फाउंडेशन में भी कर रखे है, लेकिन उस समय आपको बेली की ड्यूटीज के बारे में कुछ खास अंदाजा नहीं था, तो विद सेक्शन याद है। तो सर बेली की क्या ड्यूटीज होती हैं, जैसे कि सर ये गुड्स को पर्सनल यूज में नहीं लाएगा, सर ये गुड्स की प्रॉपर केयर करेगा, सर ये गुड्स को किसी और गुड्स के साथ मिक्स नहीं करेगा। ये बेसिक ड्यूटीज तो आप पढ़ चुके हैं। खास ड्यूटी क्या आती है, ड्यूटी टू फाइंड रियल ऑनर। आप सकारात्मक प्रयास करेंगे किस चीज के लिए, असली मालिक को ढूंढने के लिए। कौन सा असली मालिक, ये मिस्टर एक्स को ढूंढने के लिए S1 प्रयास करेगा। अब बात क्या आती है, इन दोनों में क्या कोई एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट हुआ बेलमेंट का, ना सर। क्या मिस्टर एक्स ने खुद S1 को रिंग सौंपी, नहीं। S1 को तो मिली, तो सामने वाली पार्टी तो कभी अवेलेबल ही नहीं थी, हमारा बेलर मिस्टर एक्स। लेकिन ये ड्यूटी इसकी लॉ ने मार्क की, जिसके कारण इसको नाम दिया गया क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के कारण सर ये ड्यूटीज अराइज होती है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है रिजेंबल टू कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज लाइक अदर कॉन्ट्रैक्ट, तो इट रिजेंबल टू कॉन्ट्रैक्ट, इसीलिए इसको हमने क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का नाम दिया। चाहे दोनों में एक्चुअल में ना कोई ऑफर है ना कोई एक्सेप्टेंस है, लेकिन लॉ ने इनकी जो ड्यूटीज असाइन की हुई हैं उसके कारण ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आ जाता है। उसके बाद सर इसकी ड्यूटी क्या रहेगी रियल ऑनर को फाइंड करने की,
ये असली ऑनर को ढूंढने का प्रयास करेगा। प्रयास का मतलब ये नहीं है कि बस पागलों के जैसे लग जाओ। लाइक यू कैन एडवर्टाइज, आप पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं, आप फेसबुक पे, इंस्टा पे पोस्ट डाल सकते हैं एंड सो ऑन। अब कहता है इसकी जो ड्यूटीज हैं, एक तो ये प्रॉपर केयर वाली, एक ऑनर को ढूंढने वाली, इन दोनों में होते हैं खर्चे। ये सर केयर कर रहा है गुड्स की, सर ये ऑनर को ढूंढने का प्रयास कर रहा है, इन दोनों में एक्सपेंसेस होंगे। तो सर मान लीजिए गुड्स की वैल्यू है 3 लाख रुपए, इसके खर्चे पहुंच जाते हैं 2 लाख रुपए धीरे धीरे करके। सर ये क्या काम कर सकता है? पहली ऑप्शन, ही कैन मार्क राइट ऑफ लियन। राइट ऑफ लियन, अब ये कौन सा लियन है? सर इसने इन गुड्स के केयर के लिए खर्चा किया, इन गुड्स के ऑनर को ढूंढने का प्रयास किया, उन्हीं गुड्स पर वो लियन मार्क कर रहा है, तो इट विल बी कवर्ड अंडर पर्टिकुलर लियन। अब सर पहला काम ये राइट ऑफ लियन मार्क कर सकता है, दूसरा काम ये राइट ऑफ लियन के अलावा इनको रीसेल भी कर सकता है। रीसेल कैसे? उसके लिए कुछ कंडीशंस दे रखी हैं। कंडीशंस में आप अगर ध्यान दें, गुड्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। दे में बी पैरिशेबल गुड्स, दे में बी नॉन पैरिशेबल गुड्स। पैरिशेबल गुड्स जैसे कि कंज्यूमेबल आइटम्स, एप्पल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उस केस में बोला गया यहां आप लोग पैरिशेबल गुड्स को तब सेल कर सकते हो, मेन कंटेंट क्या रहा, when they are about to lose greater part of their value। ग्रेटर पार्ट ऑफ देयर वैल्यू मतलब आपको गुड्स मिली, उनकी नेचर पेरिशेबल है। आपको जैसे कोई एप्पल्स का कोई बॉक्स मिल गया, आपको लग रहा है यार ऑनर को मंडी में मैं ढूंढने का प्रयास कर रहा हूँ, कोई बता नहीं रहा इसका ऑनर कौन है। आपने 1 दिन वेट किया, 2 दिन किया, 2 दिन के बाद आपको लगता है एप्पल खराब होने वाले हैं, इसके बाद 1-2 दिन और छोड़ा तो ये खराब होने शुरू हो जाएंगे। व्हाट यू गोना डू? इफ यू फियर कि ये अपना मोस्टली पार्ट, अपनी वैल्यू लूज कर देंगे, जैसे एग्जांपल के लिए फ्रेश एप्पल 100 रुपीज पर केजी, थोड़े से पुराने हुए 90 to 80 के बीच में पहुंच गए, ज्यादा पुराने हो गए ना सर 40 रुपए पे बिकेंगे, वो भी पता नहीं कोई खरीदे ना खरीदे। तो सर यहां जब हमें लगता है कि गुड्स की मेन वैल्यू लूज होने वाली है, आप उनको बेच दो। और सर अगर नॉन पेरिशेबल है तो आप तब बेच सकते हो अगर आपका खर्चा, इफ योर एक्सपेंसेस रीच कितने, 2/3 ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स। आई होप ये फाउंडेशन में से याद है, 3 लाख रुपए की गुड्स थी, अगर तुम्हारा खर्चा 2 लाख पहुंच जाता है तो तुम इन गुड्स को बेच सकते हो। उसके बाद वैसे हमने पढ़ा था पर्टिकुलर लियन में जनरली राइट टू सेल नहीं होता, लेकिन ये वो स्पेशल कंडीशंस हैं जो हम डिफरेंस में बात कर रहे थे, इनमें आपके पास राइट टू सेल रहता है। अब सर ये हमारी आई वो स्पेशल कंडीशंस। आफ्टर देन पेरिशेबल नॉन पेरिशेबल के बाद सर आप ऑनर को ढूंढने का प्रयास करेंगे। आप उससे क्या डिमांड कर सकते हैं? आपके जो एक्सपेंसेस हुए किस किस पर, गुड्स को प्रिजर्व करने में और ऑनर को ढूंढने में। अगर वो आपके पैसे नहीं पे करता और स्पेशल कंडीशंस पूरी होती हैं, दोनों बातें, अगर पैसे पे नहीं कर रहा और स्पेशल कंडीशंस में से कुछ पूरा होता है तो आप गुड्स को बेच सकते हैं, अपने पैसे रिकवर कर सकते हैं, और अगर कुछ बचेगा गुड्स को बेचकर वो आप ऑनर को वापस कर देंगे, उस पर आपका कोई अधिकार नहीं है। जैसे आपका खर्चा 2 लाख हुआ था, 3 लाख की गुड्स है, कल को ये 3 लाख की बिक गई, 2 लाख आप अपना रिकवर कर लेंगे, 1 लाख आप रिटर्न कर देंगे किसको? ट्रू ऑनर को। ठीक है जी। नाउ मूविंग ऑन टू द रीडिंग पार्ट।
नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ने इंप्लाई किया क्योंकि कोई ऑफर नहीं था, एक्सेप्टेंस नहीं था, ये बन जाता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। और इसका प्रिंसिपल क्या रहता है? वन पर्सन शेल नॉट गेट रिच एट एक्सपेंस ऑफ अनदर इन अनजस्टिफाइड मैनर। A person shall not allowed to enrich himself unjustly, गलत तरीके से, at the loss of or at the expense of another। एक का नुकसान हो रहा है, कल को आप लोग कह रहे हो हाँ जी किसी की अंगूठी गुम हुई है तो उसका नुकसान हो गया, उसके कारण तुम्हें मिली तो तुम अमीर बन गए, ऐसा ये प्रिंसिपल कहता है अनजस्ट एनरिचमेंट। कौन सा प्रिंसिपल है ये? अनजस्ट एनरिचमेंट। नेक्स्ट, इसकी ड्यूटीज क्या रहेंगी सर फाइंडर की? ऑनर को ढूंढने का प्रयास करो, रीजनेबल केयर सेक्शन 151, पर्सनल पर्पस के लिए सेक्शन 153, नॉट टू मिक्स सेक्शन 155, 56, 57, है ना। 55 तो यहाँ लगेगा ही नहीं क्योंकि ऑथराइज्ड मिक्सिंग होती है, तो 56 और 57 अगर उसने मिक्सिंग कर ली तो क्या बातें होंगी। ठीक है जी। नेक्स्ट आइए, राइट क्या है इसके? ड्यूटीज की बात तो हो गई। राइट टू रिकवर लॉफुल चार्जेस। लॉफुल चार्जेस कौन से? जो उसने स्व इच्छा से खर्चा किया, किस किस पर? प्रिजर्वेशन ऑफ गुड्स, फाइंडिंग द ट्रू ऑनर। फाइंडर कैन एग्जीक्यूट राइट ऑफ पर्टिकुलर, अगर ऑनर रिफ्यूज करता है स्यू नहीं कर सकता। ये जनरल बात है, बेचने के लिए आपको स्पेशल कंडीशंस का सहारा लेना पड़ेगा। पर्टिकुलर लियन में भी आप पढ़ चुके हैं, लियन तो मार्क कर सकते हैं लेकिन स्यू नहीं कर सकते। अब आते हैं सर राइट टू रिकवर रिवॉर्ड। अब कई बार जब गुड्स गुम होती है ना, उन पर रिवॉर्ड अनाउंस होता है। जैसे यहां हम बात कर रहे थे, मिस्टर एक्स की डायमंड रिंग गुम हुई, उन्होंने इस पर 1 लाख रुपए का रिवॉर्ड अनाउंस कर रखा है। अब सर आप सोचिए, आपको गुड्स मिल गई और आपने एक्स को इन्फॉर्म कर दिया। ध्यान देना, मिस्टर एक्स ने जब रिंग गुम हुई एक एडवर्टीजमेंट निकाली, किस बारे में? कि वो 1 लाख रुपए इनाम देंगे जो उनकी रिंग को वापस कर देगा। अब सर ये जो एडवर्टीजमेंट निकाली उन्होंने 1 लाख रुपए का इनाम देने की, ये है मेरे लिए जनरल ऑफर। जनरल ऑफर सॉरी। अब दूसरी तरफ से S1 को ये रिंग मिली, जस्ट अ मिनट, दूसरी तरफ से S1 को जब ये रिंग मिली, ही फाउंड द रिंग। जैसे रिंग मिली और इसने X को इन्फॉर्म भी कर दिया, आपको याद होगा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है? यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें इस सिर्फ एक पार्टी की एक्सेप्टेंस से ही कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ये जनरल ऑफर की एक्सेप्टेंस कैसे होगी? रिंग को ढूंढकर और इन्फॉर्म करके। तो यहां ये यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ये आपके फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स वाले अधिकार क्षेत्र के अलावा एक्स्ट्रा राइट है आपका। इट इज एनफोर्सिएबल एज कॉन्ट्रैक्ट। जो आपने फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स में एक्सपेंसेस किए, किस पर? प्रिजर्वेशन या सही ऑनर को ढूंढने पर, उसके लिए आप गुड्स पर लियन मार्क करके बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो रिवॉर्ड अनाउंस हुआ है वो आपका एक कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। जो ये कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, इसके कारण आप उसे स्यू भी कर सकते हैं। तो दिस राइट इज एडिशनल राइट, दिस इज अ प्राइमरी राइट और सुपीरियर राइट। सुपीरियर किससे? लियन वाले से, सुपीरियर देन लियन। सुपीरियर क्यों है? बिकॉज एनफोर्सिएबल एज कॉन्ट्रैक्ट। इसमें तो कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, आपने गुड्स को ढूंढकर सामने वाले को बता दिया, ये क्या हो रखा है? कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन लियन में आप स्यू नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट वहां भी है, वहां क्वासी है। यहां
आप सीयू कर सकते हैं? यस, यहां आप सीयू नहीं कर सकते। उसके बाद रीडिंग का पार्ट। सर, द फाइंडर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द रिवॉर्ड अनाउंस्ड बाय द रियल ऑनर इफ एनी। दिस इज अ प्राइमरी एंड सुपीरियर राइट ओवर द राइट टू रिकवर एक्सपेंसेस। रिवॉर्ड के लिए आप लिख लीजिए बिकॉज यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद हेंस द फाइंडर कैन एग्जीक्यूट, वो राइट ऑफ पर्टिकुलरली एंड भी मार्क कर सकता है खर्चों के लिए, फॉर एक्सपेंसेस। राइट टू स्यू किसके लिए? फॉर रिवॉर्ड। रिवॉर्ड के लिए तो स्यू कर ही सकता है। अब सर राइट टू रीसेल, तो 168 ने किस बारे में बात की? रिवॉर्ड के बारे में। 169 हमारी कंडीशंस के बारे में बताएगा। राइट टू सेल कहता आप गुड्स को बेच सकते हो कब? ये कंडीशंस है बच्चे, कब बेच सकते हो? दो बातें। पहले तो बेचने के लिए प्री कंडीशंस, ऑनर मिला ही नहीं सर, हमने बहुत ढूंढा लेकिन ऑनर नहीं मिला, और इफ फाउंड रिफ्यूजेस टू पे, या तो मिला नहीं, अगर मिल गया है तो मना कर रहा है कि मैं पैसे नहीं दूंगा, तब मेरे दिमाग में ख्याल आना चाहिए बेचने का। ख्याल जब आया तो उसके लिए अब मैं देखूंगा क्या कंडीशंस पूरी हो रही हैं कि नहीं। कौन सी कंडीशंस हैं? पहला वो मैं आपको बता चुका हूं, डेंजर ऑफ पेरिशिंग एंड लूजिंग अ ग्रेटर पार्ट ऑफ वैल्यू। गुड्स खराब होने वाली है, यानी आप तब बेच पाओगे कब? आपके पास पेरिशेबल गुड्स हैं, या तो ऑनर मिला ही नहीं, या जब मिल गया आपको क्या कह रहा है मैं तो पैसे दूंगा नहीं, तो मैंने सोचा चल यार गुड्स खराब होने वाली है बेच दो, इसके भरोसे मत रहो। और लॉफुल चार्जेस अमाउंट्स टू, यहां मैं फिर से बताना चाहूंगा ग्रेटर देन लिखकर क्रॉस कर लीजिए। जैसे ही 2/3 पहुंचे, 3 लाख की अंगूठी थी, 2 लाख का खर्चा हो जाए, तुम्हारा खर्चा था 1,99,000 रुपए, तुमने 1,000 रुपए का और एक इश्तेहार एडवर्टीजमेंट दी कि भाई इस अंगूठी का जो असली मालिक है यहां पर संपर्क करे। अब खर्चा सर कितना हो गया? 2 लाख। तुम अंगूठी को बेच सकते हो। इट अमाउंट्स टू 2/3 और मोर ऑफ वैल्यू ऑफ आर्टिकल फाउंड। तो अब तक हमारे ये सभी सेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। यहां तक क्लियर है तो फटाफट से कमेंट कीजिएगा बच्चे जल्दी। 168, 69, फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स, यूनिलैटरल, बायलैटरल, क्वासी, जो भी आप लोगों को समझ में आए, यहां तक क्लियर है तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा। चलिए बढ़िया, सभी को समझ आ गया। अब पेपर में सर ये टॉपिक क्या इंपॉर्टेंट है, फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स जीएस। इट कैन बी आस्क्ड इन अ क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स। फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स के राइट्स या ड्यूटीज के बारे में बताइए, तो आपको फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स का मतलब बताना है। ज्यादा एक्सप्लेन मत कीजिएगा, यहां ज्यादा एक्सप्लेन कर रखा है, एक पेज में उसकी लेंथ में कोशिश कीजिएगा खत्म हो जाए। ये ड्यूटीज वगैरह फटाफट से लिखकर फिर लॉफुल चार्जेस रिकवर कर सकते हैं। यहां मैंने पॉइंट्स बनाकर दिया हुआ है, आप पैराग्राफ की फॉर्म में एग्जाम में एक्सप्लेन कर सकते हैं। रिवॉर्ड को रिकवर कर सकता है और गुड्स को बेच भी सकता है। बेचने के लिए तब बेच पाएगा ऑनर मिला नहीं, या मिला तो पैसे नहीं दे रहा। उसके बाद अगर पेरिशेबल है तो दे आर अबाउट टू लूज अ ग्रेटर पार्ट ऑफ देयर वैल्यू एंड इन द डेंजर ऑफ पेरिशिंग, और नॉन पेरिशेबल है तो लॉफुल चार्जेस अमाउंट्स टू 2/3। अब नॉन पेरिशेबल के साथ साथ ये वाला पॉइंट दोनों के लिए अप्लाई होगा, पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल, ये दोनों पे अप्लाई होगा पॉइंट। ऊपर वाला सिर्फ किसके लिए है? पेरिशेबल के लिए। नीचे वाला पॉइंट दोनों के लिए, पेरिशेबल के लिए भी नॉन पेरिशेबल। तुम्हें सेब की पेटी मिली, बिल्कुल नहीं पड़ी है, ढूंढने में खर्चा ज्यादा हो गया, तो सर चाहे बिल्कुल फ्रेश पड़ा माल मैं तब भी बेच सकता हूं, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है प्लेज। 171 तक कवर हो गए, हाँ जी। अब आया हमारे पास प्लेज 172। कहां तक चलेगा ये? सर 80-81 तुम कर चुके हो, तो इसका स्कोप बहुत ही छोटा 1
180 से पहले 179 पे खत्म हो जाना इसने। हाँ, कुछ और सेक्शंस की भी बात करेंगे बाकी एक्ट्स के। चलिए प्लेज की बात करते हैं। मीनिंग ऑफ प्लेज। प्लेज का मतलब क्या है सर? बता चुका हूं मैं पहले भी, तो ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। बेलर किसको गुड्स दे रहा था? बेली को। कहता बेलर जब बेली को गुड्स देता है, हमने बोला था बेलमेंट में when the goods are delivered for a specific purpose, और जब इन गुड्स को डिलीवर करने का पर्पस क्या है? सिक्योरिटी। किस चीज की सिक्योरिटी? सिक्योरिटी ऑफ अ डेट और ऑफ अ प्रॉमिस। तो अगर बेलर ने गुड्स पास की बेली को एज सिक्योरिटी ऑफ अ डेट और प्रॉमिस, तो ये वाला पर्टिकुलर पर्पस सेफ कस्टडी भी हो सकता है, बेलमेंट का पर्पस वर्क एंड लेबर भी हो सकता है, एंड मेनी मोर। लेकिन अगर इनमें से कोई एक पर्पस है, ये सिर्फ बेलमेंट कहलाता है। ये पर्टिकुलर पर्पस स्पेसिफिकली क्या कहलाएगा? प्लेज। तो प्लेज की आसान सी डेफिनेशन, बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी। सिर्फ वही, अब आप देखेंगे जब भी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स को डिफाइन किया गया तो या तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट वर्ड लिख दिया गया या किसी ना किसी वर्ड को रेफर कर दिया गया। यहां वर्ड आया द बेलमेंट ऑफ गुड्स। अब बच्चा कहे सर बेलमेंट का मतलब, आप रेफर करेंगे बेलमेंट के पर्पस के लिए सेक्शन 148। तो जो बेलमेंट है वो तो है ही है, उसके अलावा बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस इज नोन एज प्लेज। इट इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ बेलमेंट, सो दैट्स व्हाई द स्टेटमेंट। सभी प्लेजेस बेलमेंट हैं, लेकिन सभी बेलमेंट प्लेजेस नहीं है। एग्जाम्पल के लिए सर, गुड्स को सिक्योरिटी के लिए दिया, क्या बेलमेंट है? यस। क्या प्लेज है? यस। सेफ कस्टडी के लिए दिया, क्या प्लेज है? नो। बेलमेंट है? यस। वर्क एंड लेबर के लिए दिया, क्या प्लेज है? नो। बेलमेंट है? यस। तो ऑल प्लेजेस आर बेलमेंट, बट ऑल बेलमेंट आर नॉट प्लेजेस। ये छोटा सा सवाल गलती से 2-3 नंबर में आ जाता है आपको कि भाई इसको लिख कर बता दीजिए, तो आई होप आप इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है जी। अब जैसे बेलर और बेली पार्टीज थे, जो पर्सन गुड्स को डिलीवर कर रहा है उसको हमने नाम दिया पॉनर। जिसको गुड्स डिलीवर की जा रही है उसका नाम है पॉनी। पानी नहीं है, ध्यान देना बोलते हुए। इट्स पॉनर एंड पॉनी। द बेलर इन केस ऑफ प्लेज उसको पॉनर बोलेंगे और बेली को बोलेंगे पॉनी। यहां बताया गया ज्वेलरी दी गई उधार को सिक्योर करने के लिए, तो ये प्लेज का कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। ए ने बी को दी, ए हमारे लिए बन जाएगा बेलर, बी बन जाएगा बेली, एंड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कहलाएगा? प्लेज का। और बेलर बेली के यहां पर नाम क्या बोले हमने? पॉनर और पॉनी। ठीक है जी। असेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, जैसे कि आपने बेलमेंट में पढ़े थे, यहां पर भी कुछ छोटे छोटे असेंशियल्स। कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, एक्सप्रेस इंप्लाइड होना चाहिए, गुड्स को डिलीवर किया गया किस चीज की सिक्योरिटी के लिए? फॉर पेमेंट ऑफ अ डेट और ऑफ प्रॉमिस। एग्जाम्पल की बात करते हैं। डेट के बारे में तो पता है, प्रॉमिस। प्रॉमिस के लिए कैसे सर? ए ने बी को जॉब दी, ठीक है सर, बदले में बी ने सिक्योरिटी के तौर पर अपनी गुड्स गिरवी रख दी। एग्जाम्पल के लिए रिंग गिरवी रख दी कि सर मैं कल को कैशियर के तौर पर काम कर रहा हूं, अगर मैंने कोई गड़बड़ की तो आप मेरी इस रिंग को एज अ सिक्योरिटी रख लीजिए।
बेलमेंट के अलावा ये प्लेज का कॉन्ट्रैक्ट भी बन जाएगा। इसकी रियल लाइफ एग्जांपल, कुछ बैंक्स में जब नए एम्प्लॉय को रिक्रूट किया जाता है एज अ कैशियर, जिसका पास्ट एक्सपीरियंस कैशियर के तौर पर नहीं है, तो मान लीजिए यहाँ मिस्टर बी कैशियर के तौर पर अपॉइंट हुए। किसने अपॉइंट किया? बैंक ने। तो यहाँ इनसे इनकी कोई गुड्स के तौर पर जनरली एफडी, फिक्स डिपॉजिट, सर बी के पास 10 लाख का फिक्स डिपॉजिट था, बी बैंक को 10 लाख का फिक्स डिपॉजिट देगा एज अ सिक्योरिटी कि कल को मैं कैशियर के तौर पर काम कर रहा हूं, कैश में कोई हेर फेर नहीं होगी, कोई हेर फेर नहीं होगी, दिस इज अ प्रॉमिस, मैं अपनी ड्यूटीज को सही से परफॉर्म करूंगा, दिस इज अ प्रॉमिस। तो ये सिक्योरिटी प्रॉमिस की परफॉर्मेंस के लिए दी गई, इसको हम बोलेंगे प्लेज। आई होप एफडी गुड्स में आती है। आंसर कीजिएगा यस और नो, जिन बच्चों को याद है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कहीं पढ़ा था, गुड्स का मतलब मैं अभी भी सेल ऑफ गुड्स एक्ट से उठा रहा हूं। तो सिक्योरिटी किस चीज के लिए? डेट के लिए या प्रॉमिस की परफॉर्मेंस के लिए। सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए? प्लेज का गुड्स। यस यस सर, एफडीआर आ रहे हैं। अब जरा ध्यान देना, S1 ने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया बिल्डिंग का, ये बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया मिस्टर एक्स वाई जेड की। मिस्टर एक्स वाई जेड ने बोला काम गलत कर दिया भाई साहब, मैं पैसे काटूंगा एंड ऑल, आप मुझे कुछ सिक्योरिटी दे दो। मिस्टर एक्स ने 10 लाख रुपए की सिक्योरिटी दे दी, 10 लाख रुपए कैश जमा करवा दिए। क्या ये प्लेज है कि नहीं है? शाबाश, यस और नो, सभी का जवाब सही है। एफडीआर इज कंसिडर्ड एज गुड्स, वो बिल्कुल सही है। तो ये तो प्लेज का कॉन्ट्रैक्ट है। क्या ये जो आपने 10 लाख कैश दिया सिक्योरिटी के तौर पर कि हम बिल्डिंग सही बनाएंगे, क्या ये प्लेज का कॉन्ट्रैक्ट है? यस और नो, जल्दी से जवाब दीजिएगा। बिल्कुल सही, झंझट में मत पड़ जाना। बिल्कुल सही सर। आपने दिया क्या? कैश, करेंसी इन सर्कुलेशन। तो करेंसी इन सर्कुलेशन को हम गुड्स नहीं मानते और इस कारण से सर ये प्लेज भी नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब है सभी का। सर गुड्स में क्या क्या आएगा? वही शेयर्स, डॉक्यूमेंट्स, मूवेबल एसेट। इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं आएगी, मनी नहीं आएगी। मनी है मींस करेंसी इन सर्कुलेशन। ठीक है जी। कंडीशनल डिलीवरी है, कंडीशनल डिलीवरी मतलब भाई मैं अपना प्रॉमिस परफॉर्म कर दूंगा या मैं डेट रीपे कर दूंगा, मेरी गुड्स वापस कर देना, डन। प्लेज गुड्स एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए। अब हमारे पास छोटा सा डिफरेंस आया मोर्टगेज और प्लेज के बारे में। मोर्टगेज और प्लेज का डिफरेंस, सर प्लेज वर्ड जब मैं यूज करता हूं, प्लेज किसको किया जाता है? गुड्स को। गुड्स जनरली इंक्लूड एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। मोर्टगेज किसको किया जाता है? वहां पर वो वर्ड गुड्स नहीं यूज करता, वो करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन दोनों में पर्पस सेम रहता है। व्हाट इज द पर्पस? इट इज परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस और पेमेंट ऑफ डेट। बिल्कुल सही है जी। मोर्टगेज इमूवेबल की होती है। इमूवेबल प्रॉपर्टी की मोर्टगेज में कॉन्ट्रैक्ट क्या रहता है? आइए बैंक के लोन की एग्जांपल ले लेते हैं। बैंक S1 ने बैंक से लोन लिया,
बदले में बैंक ने S1 की प्रॉपर्टी को अपने पास मोर्टगेज कर लिया। आगे जाकर कंपनीज एक्ट में हमारे पास चैप्टर आएगा चार्ज, तो उस चैप्टर में हम इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे, इस मोर्टगेज के बारे में। तो ये प्रॉपर्टी गिरवी रख ली। जब बैंक प्रॉपर्टी गिरवी रखता है, जैसे गुड्स 1% टू 2% ट्रांसफर हो रही हैं, चाहे एक्चुअल ट्रांसफर चाहे कंस्ट्रक्टिव ट्रांसफर, क्या यहां पर ऐसा कुछ हो रहा है? नो, फिजिकल ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है, सिर्फ कागजों में ट्रांसफर दर्ज की जाती है। आपकी प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट होते हैं, आप उन डॉक्यूमेंट्स को बैंक के पास हैंडल कर देते हो। उन डॉक्यूमेंट्स को बैंक के पास जब हैंडल कर दिया, आफ्टर दैट सर बैंक उन डॉक्यूमेंट्स पर अपना नाम दर्ज करवा लेता है, आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाता है कि भाई आप हमारे लोन की रीपेमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो हम इस प्रॉपर्टी को सेल कर देंगे। क्या बैंक वाले आपके घर में आके रहने लग जाएंगे? नो। गुड्स के केस में, प्लेज के केस में जनरली पोजीशन किसके अधिकार क्षेत्र में रहेगा? पॉनी के। लेकिन यहाँ गुड्स को कौन यूज कर रहा है? जनरली पॉनर। मोर्टगेज के केस में हम पॉनर पानी वर्ड भी यूज नहीं करते। तो यहां जब इमूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रखी जाएगी, तब बात होगी किसकी? मोर्टगेज की, अदरवाइज प्लेज की। ज्यादा डिटेल में यहां पर डिस्कस नहीं करूंगा, बेटर है जब हम चार्जेस का चैप्टर करें तभी डिस्कस करें। लेकिन यहां पर अलग करने के लिए ना डेफिनेशन दे रखी है हमने, इसको याद मत करने लग जाना, ये रीड ओनली पार्ट है, मार्क कर लेना। मोर्टगेज कहां डिफाइन की गई है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। इट इज अ लीगल एग्रीमेंट बाय विच अ बैंक और बिल्डिंग सोसाइटी एक्सेट्रा, कोई भी बैंक या कोई सोसाइटी लेंड्स मनी, उधार पैसा दे रही है इंटरेस्ट पर, इन एक्सचेंज फॉर टेकिंग टाइटल ऑफ द डेटर्स प्रॉपर्टी। जिससे पैसे लेने उसकी प्रॉपर्टी का टाइटल ही ले लिया। तो टाइटल कहां दे दिया हमने ना? पूरा पढ़ना। इन एक्सचेंज फॉर टेकिंग टाइटल ऑफ डेटर्स प्रॉपर्टी विद द कंडीशन दैट कन्वेंस ऑफ द टाइटल बिकम वॉइड अपॉन पेमेंट ऑफ द डेट। ये जो आप मेरे को टाइटल ट्रांसफर कर रहे हो अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी का, मैं क्या कह रहा हूं? मैंने आपको पैसे दिए ब्याज के साथ, बदले में आपने मुझे अपनी प्रॉपर्टी का टाइटल दे दिया और साथ में बोला ये जो आपने मेरे को टाइटल ट्रांसफर किया है ये वॉइड हो जाएगा। कब? जब आप मेरी रीपेमेंट कर दोगे, अदरवाइज ये वॉइड नहीं होगा, प्रॉपर्टी मेरे नाम पर ट्रांसफर्ड है। इसे एक्सप्लेन किया गया एज मोर्टगेज। ठीक है सर। अब मोर्टगेज में जो खास बात आती है, यहां केस हुआ, तुम लोगों को शायद पता हो क्योंकि आप लोगों के बेसिक्स बहुत अलग अलग तरीके से बन चुके हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी, यहां पर भी एक्स ने वाई को गुड्स भेजी, इसको हम बोलते हैं कंसाइन की। क्या ये बेलमेंट है? यस सर। गुड्स ट्रांसफर टू अ पर्टिकुलर पर्पस, पर्टिकुलर पर्सन फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। किसने किसको दी? एक्स ने किसको दी होंगी? ट्रांसपोर्टर को, कि भाई इन गुड्स को वाई के पास भिजवा देना। एक्स और ट्रांसपोर्टर के बीच में बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है। एक्स ने ट्रांसपोर्टर को गुड्स दिए हैं कि वाई को पहुंचा देना। ठीक है सर, एक्स डायरेक्टली नहीं भेज रहा है। अब सर ट्रांसपोर्टर ना यहां एक्स को कुछ डॉक्यूमेंट देता है, रिसीट देता है, जिसे हम बोलते हैं लॉरी रिसीट। लॉरी रिसीट क्या होती है? जब आप यहां ट्रांसपोर्टर के पास गुड्स बुक करवाते हैं तो वो क्या करता है? टेंडर का नाम, रिसीवर का नाम, गुड्स की डिटेल,
टैक्स वगैरह की डिटेल, आइडेंटिफिकेशन, चार्जेस, अप्रॉक्स रीचिंग टाइम की गुड्स कब तक पहुंच जाएंगी, ये सारी डिटेल बनाकर एक कागज का टुकड़ा तैयार करते हैं जिसे हम बोलते हैं रिसीट, ट्रांसपोर्टेशन रिसीट। प्रोसेस क्या रहता है, इस ट्रांसपोर्टेशन रिसीट को कौन किसको हैंडल कर देगा, ये ट्रांसपोर्टर इसकी 3 कॉपीज बनाएगा। इसमें से एक कॉपी यहां रह गई, एक कॉपी एक्स के पास, इसके पास एक प्लस एक कॉपी और रहती है, ये दूसरे वाली कॉपी किसको भेज देता है, वाई को। अब वाई क्या करेगा, जब मान लीजिए ट्रांसपोर्टर है दिल्ली में, वाई बैठा है बॉम्बे में, तो जब दिल्ली से बॉम्बे गुड्स पहुंचेंगी, वाई बॉम्बे वाले ऑफिस में ये जो एक कॉपी इसके पास पहुंची थी, ये वाली ट्रांसपोर्टेशन रिसीट दिखाकर गुड्स को रिसीव कर लेगा। ये प्रोसेस रहता है। आई होप मोस्टली बच्चों को ये प्रोसेस पता है। अब सर, ये ट्रांसपोर्टेशन रिसीट अगर रोड के द्वारा गुड्स जा रही हैं, नाम ले लेती है लॉरी रिसीट। अगर रेलवे के द्वारा गुड्स जा रही हैं, हम इन्हें बोलते हैं रेलवे रिसीट्स। अगर एयरवे के थ्रू जा रही हैं गुड्स, तो हम इसे बोलते हैं एयरवे बिल। अगर शिप के थ्रू जा रही हैं तो हम बोलेंगे सर बिल ऑफ लेडिंग। ये इसके अलग अलग नाम है सर, ये नाम याद रखने जरूरी पता होने चाहिए। पेपर में इनमें से कुछ भी नाम दिया जा सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली रेलवे रिसीट या बिल ऑफ लीडिंग वर्ड के सहारे केस लॉ या केस स्टडी को फ्रेम कर दिया जाएगा। तो सर यहां पर ये इस ट्रांजैक्शन को आपने समझा। अब आगे की बात करते हैं। वाई ने ये जो इसको हमने ट्रांसपोर्टेशन रिसीट भेजी थी, वाई ने क्या काम किया, वाई ने जेड से पैसे उधार लिए, यानी जेड लेंड्स मनी टू वाई। इसके बाद जब पैसे उधार दिए तो बदले में वाई ने, अभी गुड्स नहीं आई है इसके पास, इसने यहां पर रेलवे या लॉरी रिसीट गिरवी रख दी। किसको गिरवी रख दी, जेड को। कह रहा भाई मेरी गुड्स गिरवी हैं। अब मैं सिर्फ आपसे इतना सवाल पूछना चाहूंगा, क्या रेलवे रिसीट के सहारे गुड्स को गिरवी रखा जा सकता है, यस और नो? जल्दी से आंसर कीजिएगा। क्या रेलवे रिसीट्स के सहारे गुड्स को गिरवी रखा जा सकता है? शाबाश। यस, सही है, बिल्कुल सही है। तो सर इस पर केस लॉ आ चुका है। कौन सा केस लॉ, पेपर के लिए याद भी रखेंगे। बिल्कुल सही जी। सर ये जो रेलवे रिसीट है, ये है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। और इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है ट्रांसफर करने के लिए। किसको ट्रांसफर करने के लिए? टाइटल को। जब इसके द्वारा, हमने सेल ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ा था, जब इसके द्वारा सेल पॉसिबल है तो सर प्लेज क्यों नहीं की जा सकती? ये बात कोर्ट में गई और डिसाइड की गई। बेटा क्या दिक्कत आई थी? किसी ने रेलवे रिसीट्स के सहारे गुड्स को प्लेज कर रखा था, जिसकी गुड्स को वो प्लेज वेज कर रखा था, कल को वो इंसॉल्वेंट हो गया। तो जब वो रेलवे रिसीट के सहारे गुड्स को क्लेम करने पहुंचा कि इन गुड्स पर मेरा अधिकार है, ऑफिशियल असाइनी जो इंसॉल्वेंसी के प्रोसीजर को हैंडल कर रहा था, उसने क्या जवाब दिया? उसकी कंटेंशन थी प्लेज ऑफ अ रेलवे रिसीट विद अ बैंक। अगर बैंक के पास रेलवे रिसीट है, वो सर प्लेज वैलिड नहीं है, गुड्स होनी चाहिए, रेलवे रिसीट नहीं। सर दिस कंटेंशन वाज टर्न्ड डाउन एंड इट वाज हेल्ड रेलवे रिसीट्स इन इंडिया व डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। इंडिया में तो ऐसा ही रूल है। और
प्लेज बाय ट्रेडर टू बैंक, अगर किसी ने बैंक से उधार ले रखा है इन गुड्स के बदले में, रेलवे रिसीट के बदले में, प्रॉपरली साइन वगैरह हो चुके हैं, तो ये वैलिड प्लेज मानी जाएगी। केस का नाम मद्रास ऑफिशियल असाइनी एंड मर्केंटाइल बैंक ऑफ इंडिया, MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नहीं, मद्रास, क्योंकि ऑफिशियल असाइनी ने लड़ाई की थी मद्रास का केस, तो मद्रास ऑफिशियल असाइनी वर्सेस मर्केंटाइल बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो दिहाड़ी तुम्हारी खत्म हो चुकी है अभी यहीं तक। ये बेलमेंट और प्लेज की डिस्टिंक्शन को होमवर्क मार्क कर लीजिएगा। इसके बाद सर ये ग्रे पॉइंट्स कौन से हैं? ये डिफरेंस तो हैं लेकिन स्टडी मैप में नहीं दिए हुए। बाकी का काम राइट्स ऑफ पानी और छोटा सा टॉपिक बाकी है, करते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। बेलमेंट आपका खत्म, प्लेज का पार्ट शुरू हो चुका है। होप नेक्स्ट लेक्चर में हम एजेंसी भी स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।